Hey guys, this is Abhishek Singh and I welcome you all to the YouTube platform of Plutonium Academy. बच्चों, today I am here with the most important previous year questions of chemical kinetics from the perspective of NEET 2025 examinations. जैसा कि बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि नीट में केमिकल काइनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस स्कोरिंग होते हैं, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इसमें नहीं होता है और जनरली हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। खासकर से अब तो प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं, तो बचे हुए चैप्टर से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो रेज होंगे, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। ठीक है, अगर आपने थॉरली पूरे चैप्टर को पढ़ रखा है, देन दिस lecture is going to be quite helpful to you. Okay, so let us start with the first question. देखो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया ये एक PYQ की सीरीज है, तो सबसे पहला क्वेश्चन एम्स 1998 का क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय नीट और एम्स के दोनों मतलब AIPMT का एग्जाम अलग होता था और एम्स का एग्जाम अलग होता था। एम्स की अपनी एक अलग वैल्यू है, तो एम्स 1998 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हिच इज 30% कंप्लीट इन 30 मिनट्स हैज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, 4 ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं। बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है? रेट लॉ में 1 होती है। क्या हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन? बिल्कुल नहीं, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोला है कि 30% रिएक्शन इज कंप्लीट इन 30 मिनट्स। तो देखो, इसमें कैलकुलेशन से बचने के लिए सिंपल सा तरीका होता है। हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा है हम लोगों ने? T इज इक्वल टू टाइम, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A नॉट बाय A, लॉग ऑफ A नॉट बाय A। बच्चों, सबसे पहले हमें जो डेटा गिवन है हम लोग उसको यूज करेंगे। बच्चों, बोला है कि 30 मिनट्स में रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जा रही है? 30% कंप्लीट हो जा रही है। लॉग ऑफ A नॉट, अच्छा यहां पर A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और A क्या होती है? कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T। तो अगर 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो 30% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना है? 70%, यानी 0.7 A नॉट अपने पास बचा हुआ है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है? हाफ लाइफ पीरियड। तो बच्चों, टी हाफ की दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A नॉट अपॉन, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी तो 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और 50% रिएक्टेंट बचा हुआ रहेगा। तो कितना बचा हुआ रहेगा? A नॉट बाय 2, इतना बच जाएगा। दिस इज आवर रिएक्शन नंबर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कितना सिंपल हो गया बच्चों, A नॉट से A नॉट कैंसिल हो गया, log 2 बचेगा। बिल्कुल, लेट अस डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? T हाफ अपॉन 30 और राइट साइड में क्या हो जाएगा बच्चों? क्या ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल, K को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो T हाफ अपॉन 30 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 बाई 0.7 को मैं 10 अपॉन 7 लिख सकता हूं, और लॉग 10 बाई 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, लॉग ऑफ 10 बाई 7 को क्या लिखा जा सकता है? लॉग 10 माइनस लॉग 7। सो टी हाफ इज बेसिकली इक्वल टू 30 इंटू लॉग 2 की वैल्यू रख देते हैं 0.3010 अपॉन लॉग 10 माइनस लॉग 7, लॉग ए बाय बी के फॉर्मूले से इसको ओपन करते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। तो लॉग 10 माइनस लॉग 7, लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.84। बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आंसर 58.2 मिनट्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकेंड ऑप्शन। तो देखो, एम्स का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो,
नीट में होता क्या है कि अपने पास एक टाइम लिमिट भी होती है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन को हमें हर हालत 1 मिनट में एक क्वेश्चन को हमें हर हालत में ही सॉल्व करना है, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। तो अब ये बताओ, फिर अगर मैं केवल क्वेश्चन को सही करने पर फोकस करता तो कुछ बच्चे क्या करते, यहां से पहले के को कैलकुलेट करते और उस के की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करते। तो उसमें होता क्या कि के कैलकुलेशन में एक बार टाइम जा रहा है, फिर सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, उसमें टाइम जा रहा है। हम लोगों ने के को कैलकुलेट ही नहीं किया, डायरेक्ट उस स्टेप को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, दो अलग अलग इक्वेशंस बना के। ओके, लेट्स मूव अहेड। So our second question is again based on rate constant. अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एक चीज फर्स्ट ऑर्डर छूट गई है, इसको आप लोग ऐड कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर, ये एम्स 1998 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.69 into 10 to the power -1 minute inverse and the initial concentration of reactant is 0.2 mole per liter. The half life period is, अच्छा ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में सारे हाफ लाइफ किस में दिए हुए हैं, सेकंड में दिए हुए हैं, और जबकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस में दी हुई है, मिनट इनवर्स में दी हुई है। तो उस मिनट इनवर्स को भी सेकंड इनवर्स में क्या कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल। एक डेटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, भाई एम्स का सवाल है तो कुछ तो पंगा करेंगे, तो एक डेटा एक्स्ट्रा दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। हम सभी लोग जानते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो मैं सीधे टी हाफ की इक्वेशन लिखता हूं, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाई के, दैट इज 0.693 अपॉन के, और के की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 0.69 इंटू 10 टू द पावर -1 मिनट इनवर्स। तो मिनट ऊपर चला जाएगा, मिनट ऊपर चला जाएगा, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में देयर आर 60 सेकेंड्स। सो व्हाट शुड बी द आंसर, 60 10 टू द पावर -1 ऊपर गया, 600 सेकेंड्स। एज सिंपल एज दैट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। एम्स 1998 का आया हुआ क्वेश्चन है। Let's move on to our next question, which is third question. वाह, ये टेबल देखकर तो बहुत सारे बच्चे खुश हो गए होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा भी करता है जो नीट की प्रिपरेशन या जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, AIPMT 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मेरे लेने का मकसद भी यही था। ये बहुत पुराने टाइप के क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स के, बट अक्सर हमें एग्जाम्स में रिपीट होते हुए ऐसे क्वेश्चंस दिख जाते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशली इंक्लूड किया है। ठीक है, देखो, द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द रिएक्शन 2A + B2 = 2AB इज एज पर फॉलोज। इस हिसाब से दिया हुआ एक्सपेरिमेंटल डेटा। हम किसी भी इक्वेशन का जो रेट लॉ, किसी भी रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का जो रेट लॉ लिखते हैं बेटा, जैसे कि मैं बात करूं इस रिएक्शन की, तो इसका रेट लॉ कैसे लिखूंगा मैं, R इज इक्वल टू रेट, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X एंड B2 का पावर Y, B2 रेज टू द पावर Y। ठीक है, यही लिया जाएगा, और हमसे रेट लॉ ही क्वेश्चन में पूछा गया है। सो आवर प्राइमरी टास्क इज टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y ओनली। चलो, x और y। एक बात बताओ, मैं फर्स्ट और सेकंड वाले को केस को लेता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं डबल हो जा रहा है। जरा एक बात बताना बच्चों, एक तो तरीका होता है कि मैं सारे स्टेप्स लिख लिख के आपको सॉल्व कराऊं, तो ठीक है मैं लिख के भी सॉल्व करा दूंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हुए देखते हैं। When we keep the concentration of A constant and double the concentration of B, rate of reaction also gets doubled. मतलब जब हम A की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए B की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है। मतलब B की कंसंट्रेशन टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। यस, यानी B की पावर में यहां पे क्या आ जाएगा, B2 की पावर में 1 आना चाहिए। अब जब मैं केस 2 और केस 3 की बात करता हूं,
केस 2 और केस 3 की, तो बताओ केस 2 से केस 3 पे जा रहा हूं तो बी की तो कंसंट्रेशन सेम रह रही है, बट ए की कंसंट्रेशन डबल हो जा रही है। ए की कंसंट्रेशन डबल करने से द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए शुड बी जीरो। यहां से डायरेक्टली हम लोग बोल सकते थे कि भाई x बराबर 0 है और y बराबर 1 है, so rate law of the reaction should be R is equal to K concentration of B to the power 1। और कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? ये ऑप्शन सही होना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन। कुछ बच्चों को डायरेक्टली अगर नहीं समझ में आता है तो वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। भाई इस इक्वेशन में वो तीनों केसेस की वैल्यू पुट करेंगे और सिस्टमेटिकली मूव करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो बेटा, पहले रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर -4। उस समय ए नॉट और बी नॉट दे रखा है, कंसंट्रेशंस ए और बी की दे रखी हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 जैसे हम लोग अपने क्लास लेक्चर्स में करते हैं, बिल्कुल वैसे कर रहा हूं मैं। 0.5 to the power x and 0.5 to the power y. This is our equation number 1. फिर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होके 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाता है बच्चों, और ए की कंसंट्रेशन मैंने सेम रखी है 0.5 टू द पावर x एंड बी की कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया है 1 टू द पावर y। थर्ड केस जब मैं लेता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड के ए की कंसंट्रेशन डबल हो चुकी है, सो 1 टू द पावर x और बी की कंसंट्रेशन इज आल्सो 1 टू द पावर। ये तीन इक्वेशंस बन गई। तीन इक्वेशंस बनने के बाद वी ऑल नो कि एक बार इक्वेशन नंबर 2 को विल डिवाइड विद बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड विल गेट व्हाट, लेफ्ट साइड में अपने को मिल जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, व्हाट डू वी गेट 2। राइट साइड में के कट जाएगा, x वाला फैक्टर पूरा कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 1/0.5 टू द पावर y और 1/0.5, इतना तो मुझे नीट के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं, 2 टू द पावर y। यहां से y साफ साफ दिख रहा है, what is the value of y 1। now when we divide equation number 3 by equation number 2, when we divide equation number 3 by equation number 2, what do we get? लेफ्ट साइड में तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा 1, और राइट साइड में 1 टू द पावर y वाला फैक्टर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, k वाला फैक्टर भी कट जाएगा, 1/0.5 दैट इज 2 टू द पावर x बच जाएगा। इसको मैं क्या 2 टू द पावर 0 बराबर 2 टू द पावर x लिख सकता हूं, which makes it very clear that x is what 0। यहां से भी वही आ रहा है। तो देखो, जब हम लोगों ने कम पढ़ाई की होती है या पूरी तरह से केवल हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, बट अगर हमने नीट के लिए तैयारी कर रखी है या जेई के लिए हमने तैयारी कर रखी है तो अगर हम ऐसे चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा था कि ए की कंसंट्रेशन को मैंने सेम रखा, बी को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, यानी बी की पावर क्या होनी चाहिए थी 1, और बी की कंसंट्रेशन को देखो जब सेम रख रहा हूं मैं सेकंड और थर्ड में और ए को डबल कर रहा हूं तो रेट रिमेन्स सेम या रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी ए की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर ही नहीं रहा था। ओके, सो लेट्स मूव अहेड टू फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स सी बच्चों, ये एम्स 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ पूछा हुआ है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक साथ। क्वेश्चन दे रखा है कि इन द रिएक्शन 2a plus b equals to a to b, if the concentration of a is doubled and that of b is halved, then the rate of reaction will be, the rate of reaction will increase or decrease। तो तुम कहोगे कि सर for this question to be answered we must know the expression of rate law। बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों कि हमें रेट लॉ की एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए, और रेट लॉ लिखने के लिए या तो हमें मैकेनिज्म पता हो या एक्सपेरिमेंटल डेटा पता हो, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तभी हम बता पाएंगे।
तो देखो ऐसा केस जब भी आएगा तो मान के चलना इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हाट डू आई मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन? व्हाट आई मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन इज इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों। तो इसका रेट लॉ इज सिंपल, that is K concentration of A to the power 2 and that of B to the power 1। कोई डाउट? भाई एक स्टेप की रिएक्शन है तो जो मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर है। ए की मॉलिक्यूलरिटी 2 तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, और बी की मॉलिक्यूलरिटी 1 तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। अब जल्दी से बताओ, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया है तो बताओ R इज इक्वल टू R डैश मान ले रहा हूं इज इक्वल टू K, A की जगह मैंने 2A का स्क्वायर कर दिया और B की हाफ कर दी है तो B की जगह पे B बाय 2 ले लिया, पावर 1। अब पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा है, तो R डैश बाई R निकाल के देख लो सिंपली, R डैश बाई R, R डैश बाई R करेंगे तो जल्दी से बताओ बच्चों, K बाई K कैंसिल, 2 टू द पावर 2 बचेगा क्योंकि A स्क्वायर बाई A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, B बाई 2 ऊपर डिवाइडेड बाय B दैट इज 1 बाय 2 यानी 2। सो R डैश इज बेसिकली 2 टाइम्स दैट ऑफ R। बिल्कुल, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो गया है बच्चों। हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी, ऑप्शन नंबर सी, विच इज आवर थर्ड ऑप्शन। देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लिख नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि this lecture is especially for those students who have already thoroughly studied the chapter। और जिन बच्चों ने भी चैप्टर पूरा पढ़ रखा है, अगर मैं सारे क्वेश्चंस को thoroughly एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, तो उनका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए लेट्स मेक इट सिंपल, जितने कम से कम स्टेप्स में हो जाए ताकि अपना टाइम भी बचे, क्योंकि जो टाइम हम केमिस्ट्री में बचाएंगे और बायो में बचाएंगे वही टाइम हम फिजिक्स के क्वेश्चंस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और नीट में ऐसा मत सोचना कि हमें क्वेश्चंस छोड़ के आने हैं। क्यों? क्योंकि इस बार हम सभी लोगों ने देखा है, भले ही कितनी भी कंट्रोवर्सी हुई हो, ऐसा तो है नहीं कि अगले साल कोई नीट का एग्जाम नहीं देगा। इनफैक्ट अगर इस साल 25 लाख लोगों ने नीट का पेपर दिया है बच्चों, तो ये मान के चलो कि अगले साल उसमें 2-3 लाख या 1.5-2 लाख बच्चे एड ऑन ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है ना? तो कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, ये सब चीजें गवर्नमेंट पे, पॉलिटिशियंस पे छोड़ दो, हमारा काम है पढ़ना, ठीक है ना? और हमें कभी भी लेम एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए। कुछ लोग हवा में उड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं छोड़ो यार ये सब पढ़ाई की बातें, क्या ही रखा है, या तो पेपर लीक हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। अगर हम पढ़ रहे हैं, क्या इस बार बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए? बिल्कुल हुए। तो अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A first order reaction is half completed in 45 minutes. How long? This is again एम्स का क्वेश्चन, एम्स 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोलता है? A first order reaction is half completed in 45 minutes। ठीक है, टी हाफ दे दिया है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। How long does it need to complete 99.9% of the how long does it need 99.9% of the reaction to be completed? अरे ये तो सिंपल फॉर्मूले पे आ गया यार, हम सब लोगों ने पढ़ रखा है ना। T 99.9 is 10 times that of T half। ये सभी को याद है? कितना हो जाएगा बच्चों? 45 मिनट्स इंटू 10, टोटल कितना हो गया? 450 मिनट्स। 450 मिनट्स। अपने को आंसर्स आवर्स में दे रखे हैं, डिवाइड कर देंगे किससे? 60 से। 60 से डिवाइड करते ही इट विल बी 7.5 आवर्स। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकेंड ऑप्शन। अच्छा, यहां पर मैं एक दो चीजें और ऐड कर दूं।
क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या होता है, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। बच्चों एज द टाइम पासिस कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, रिएक्शन आगे बढ़ती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार घटती रहती है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कॉन्टिन्यूअसली घटता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। इसीलिए देखो फर्स्ट 50% रिएक्शन जितने टाइम में कंप्लीट होती है, नेक्स्ट 49.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग जाता है, उसका ऑलमोस्ट 9 टाइम्स लग जाता है नेक्स्ट 49.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, जबकि उतना ही टाइम लगना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि रेट लगातार कम होता जा रहा है, तो रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे स्लो होती जा रही है। इनफैक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर 100% कंप्लीटेड, इट टेक्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम टू गेट कंप्लीटेड, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, इसमें मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि जैसे टी 75%, पहला 50% कंप्लीट होने में अगर 1 घंटा लगता है रिएक्शन को, तो अगला 25% कंप्लीट होने में 50 का आधा, हर बार आधा आधा करते जाओ, अगला 25% कंप्लीट होने में 1 घंटा और लगेगा। इसीलिए 50% प्लस 25% यानी टी 75% इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ टी 50%, और 25% बची है उसका 50% कंप्लीट और करना है, तो कितना हो जाएगा, 12.5% और इसमें ऐड करते हैं, तो टी 87.5% इज 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और 12.5% रिएक्शन बची उसका भी हाफ कर दो, 6.25 इसमें ऐड करो बच्चों, तो टी 93.75% कंप्लीट होने में 4 टाइम्स दैट ऑफ टी हाफ, और इसी तरह करते करते टी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ अपने को लग जाते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा, एम्स 2004 का ये क्वेश्चन भी है। चलो एम्स 1998 का क्वेश्चन देखो, एम्स वालों के टाइम पे भी जब एम्स अपना अलग पेपर लेता था तब भी केमिकल काइनेटिक्स से कितने ज्यादा नंबर में क्वेश्चंस आते थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ रखा है चैप्टर को थॉरली अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। द रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन क्या दे रखी है, N2O5 इज इक्वल टू NO2 प्लस हाफ O2, और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है 2.3 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। अच्छा, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर ही हमें पता चल गया दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन, दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर 1 - 1 टाइम इनवर्स। बताओ क्या यहां पर मोल पर लीटर है रेट कांस्टेंट की यूनिट में? नहीं है। या कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है? नहीं है। इट मींस एन की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ये बात तो यूनिट से ही समझ गया। Which equation given below describes the change of concentration of N2O5 with time? अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दी और उसका, अच्छा हाँ, इसमें क्रक्स यही था क्वेश्चन का कि आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर ही पहचानना था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो ऑर्डर के भी ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का भी ऑप्शन दे रखा है। N2O5 not and N2O5T correspond to concentration of N2O5 initially and at time T, ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, क्या KT इज इक्वल टू ln N2O5 नॉट अपॉन N2O5 T होना चाहिए था? बिल्कुल। सो KT कौन सा ऑप्शन इसमें सही आ रहा है बच्चों?
कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन मिसिंग है, इसको इक्वल्स टू कर लो और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कुछ बच्चे बी को देख के सोच रहे होंगे सर ये भी तो ऐसा ही है। नहीं बच्चों, अगर हम लोग यहां से देखें, इसको पलट दो, अगर पलटोगे तब ये क्या हो जाएगा? ln N2O5 एट टाइम t, या चलो यहीं से ले लो, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, e टू द पावर kt is equal to N2O5 naught upon N2O5 at time t। तो N2O5 एट टाइम t आके e टू द पावर kt से मल्टीप्लाई करेगा, ना कि e टू द पावर माइनस kt से। सो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये एक पैरेलल रिएक्शन का एग्जांपल है, केरला पीएमटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं? जब एक ही रिएक्टेंट दो डिफरेंट रूट से, दो डिफरेंट पाथ से, दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है, सेम टाइम पर, तो उसे कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। और सीरीज रिएक्शन क्या होती है कि सपोज ए डिसइंटीग्रेट होके बी बना रहा है और बी फर्दर डिसइंटीग्रेट होके सी बना रहा है। अब सी हो सकता है आगे डी में भी कन्वर्ट हो जाए, डी ई में भी कन्वर्ट हो जाए, मतलब जब एक चेन चलती रहती है तो उसे चेन रिएक्शन कहते हैं। और जब एक ही रिएक्टेंट दो डिफरेंट रूट से, दो डिफरेंट मैकेनिज्म से, दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है एट द सेम टाइम, दिस इज व्हाट वी कॉल पैरेलल रिएक्शन। A substance undergoes first order decomposition. The decomposition follows two parallel first order reactions as this. K1 और K2 दे रखा है। The percentage distribution of B and C. बहुत सिंपल सा होगा, आप लोगों ने अपने लेक्चर नोट्स में भी जरूर ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। जब ऐसा केस होता है तो यहां पर किसी एक प्रोडक्ट की जो परसेंटेज होती है, बेटा बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा बनेगा सेम टाइम में? जिसके बनने की रफ्तार ज्यादा है, जिसके बनने की स्पीड ज्यादा है। स्पीड किसकी ज्यादा होगी? जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो इसीलिए परसेंटेज ऑफ बी अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि K1 अपॉन टोटल K1 प्लस K2 इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सी कोई पूछेगा मुझसे बेटा कि सी कितना बना, तो मैं बोलूंगा K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। मान लो यहीं पर एक कोई और डी भी बन रहा होता जिसका K3 होता, तब हम लोग क्या करते? K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ जो डी बन रहा होता है उसका K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू 100। ये पैरेलल रिएक्शन में हम लोग ऐसे करते हैं। तो देखो परसेंटेज ऑफ बी निकाल लेते हैं, सी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा 100% में से माइनस करके। तो परसेंटेज ऑफ बी जब हमने निकाल के देखा तो K1 की वैल्यू बी के बनने के लिए K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन K1 प्लस K2। K1 is 1.26 into 10 to the power minus 4 plus 3.8 into 10 to the power minus 5. Let's make it 10 to the power minus 4. How? डेसिमल को एक प्लेस पीछे शिफ्ट कर दो तो पावर +1 कर देते हैं। जब डेसिमल एक प्लेस पीछे आएगा तो पावर में +1 करोगे, जब डेसिमल एक प्लेस आगे जाएगा यानी राइट में शिफ्ट होगा तो पावर में -1 करते हैं, ठीक है ना। डेसिमल को एक प्लेस पीछे ले आओ ताकि हम इजीली ऐड कर सकें इसको। 0.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जुड़ गया। 1.26 इंटू 100 रहेगा क्योंकि परसेंटेज बताना है, तो 1.26 अपॉन 1.64 into 100, which is around 76.83%, which is around 76.83%. So the remaining would be obviously C, approximately 23.17%. So which option is correct? Option number D is correct. Option number D is correct. ठीक है?
अगर ये 1.2 अपॉन 1.6 होता तब कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? ए ऑप्शन सही हो जाता। कैलकुलेट करके हम लोग देख सकते हैं, ये तो इट्स मैटर ऑफ मेयर कैलकुलेशन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन है क्या, उसके बाद देखेंगे। फॉर अ रिएक्शन A moles of A gives X moles of P when concentration of A is 2.2 millimoles millimolar, the rate was found to be 2.4 millimolar per second. On reducing concentration of A to half, the rate changes to 0.6. ठीक है, the order of reaction with respect to A is। बहुत अच्छे। देखो बच्चों, ये 2.2 नहीं है, हाँ 2.2 ही। जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 2.2, तब रेट कितना था 2.4। और जब तुमने इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मतलब जब कंसंट्रेशन 2.2 से घट के उसकी आधी हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या 1/4 हो गया है क्या? बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे तो देख के पता चल रहा है, लेकिन हम लोग लिख के करेंगे कि R इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स। सिंपल इसका रेट लॉ ऐसा ही बनेगा, बना लिया हमने। रेट ऑफ रिएक्शन पहले हम लोग ले लेते हैं, R इज इक्वल टू के, R1 इज इक्वल टू के व्हेन कंसंट्रेशन इज 2.2 का पावर x। रेट ऑफ रिएक्शन इज R2। अच्छा, R1 कितना दे रखा है 2.4 दे रखा है, और R2 कितना दे रखा है बच्चों 0.6 दे रखा है। So R2 is 0.6 when concentration is reduced to half, that is 1.1 to the power x. Okay, let us divide equation number 1 by equation number 2. Very simple case, 2.4 upon 0.6 which is equal to, बताओ k तो कट गया, 2.2 upon 1.1 2 आ जाएगा, और 2 to the power x। बोलो ये क्या आ गया 4 is equal to 2 to the power x। 4 को लिख सकते हैं बच्चों 2 to the power 2 which is equal to 2 to the power x, which makes it pretty clear that x is equal to 2। x बराबर कितना आ गया 2। so our order of reaction is 2 and which option is correct? Second option, Ames 2005। Ames 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। Moving on to next question, क्वेश्चन नंबर 9। अरे वाह, कितना प्यारा सा सवाल है, देखो इतने सुंदर सुंदर ग्राफ बने हुए हैं। सबका सवाल है भाई, एम्स 2005 का क्वेश्चन, फिर से एम्स का क्वेश्चन। ग्राफ वाले सवाल से अपने को घबराना नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे ग्राफ ऑफ देख के डर जाते हैं कि अरे यार ये तो अपने से नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस इनफैक्ट इजियर होते हैं, उनमें तो कैलकुलेट भी नहीं करना है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। अब बोला क्या है, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय, बताओ इसमें से कौन सा होगा? ये बताओ, पहली वाली में तो जो डेल्टा एच है वो क्या है 0, क्योंकि रिएक्टेंट, हम कोई भी ऐसा एक रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं किसी रिएक्शन का, एनर्जी एंड टाइम टी। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है बच्चों, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ऐसा अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? डेल्टा एच होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जब एनर्जी सेम ही है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा 0। पहले वाले ग्राफ में तो देखो क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम एनर्जी लेवल पे है तो डेल्टा एच 0 हो गया। इट इज नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। दूसरे वाले में बताओ, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, यहां पर कम माइनस ज्यादा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा सेकंड केस में। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है देन द रिएक्शन इज सर्टेनली एक्सोथर्मिक। तो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता और बी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकता।
अब बचे सी और डी। यहां पर सी में हमें दिख रहा है, ग्राफ उतना क्लैरिटी के साथ नहीं बना है बट देखते हैं। सी और डी में देखो, डेल्टा एच दोनों जगह प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की ज्यादा है तो एच पी माइनस एच आर क्या आएगा, पॉजिटिव। और इफ डेल्टा एच कम्स आउट टू बी पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो दोनों एंडोथर्मिक है। अब उसमें पूछा क्या है, विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी। एंडोथर्मिक तो दोनों है, अब देखना है एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है। तो हम अगर एनर्जी बैरियर को एग्जामिन करें तो हम लोग पाएंगे बच्चों कि यहां पर जो एनर्जी बैरियर है वो इसके मुकाबले कम है, ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी में जब ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो एनर्जी गैप दिख रहा है तुम्हें, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ, मैं बता रहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर हमें ज्यादा किस में दिख रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है दोनों ही क्वेश्चंस में। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर हमें बेटा सी वाले ऑप्शन में ज्यादा दिख रहा है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी इन विच केस विल बी हायर, इन केस नंबर सी। सो विच आंसर, देखो ना कुछ कैलकुलेट करना पड़ा ना कुछ लिखना पड़ा, ग्राफ को देख के ही हमने सीधे क्वेश्चन को आंसर कर दिया। ऐसे क्वेश्चन तो एक तरह से बोनस मार्क्स हमें देके जाते हैं, ठीक है ना। तो एकदम ग्राफ से डरना नहीं है, ग्राफ से घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, बताओ ग्राफ का नाम दिया, फिर से ग्राफ हाजिर, क्या बात है। देखते हैं, बड़ा सुंदर सा ग्राफ भी है। इफ अ होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन, वाह वाह, कैटलिस्ट की बात की जा रही है। देखें तो केरला पीएमटी 2005। ओके, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। If a homogeneous catalytic reaction can take through three alternative paths as depicted below, the catalytic efficiency of PQR representing the relative case would be। बेटा कैटलिस्ट की एफिशिएंसी की बात की जा रही है क्वेश्चन में। हम सभी जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं। सबसे सिंपल सा बात आज बता रहा हूं, तुम लोग ध्यान रखना। कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, ना ही रिएक्शन में नया फॉर्म होता है, बट कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि जब तक ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक ये रिएक्शन को एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। सो व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ कैटलिस्ट? The main task of catalyst is to provide the reaction an alternative path of lower activation energy। कहने का मतलब ये है, कैटलिस्ट रिएक्शन को एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है, R इज इक्वल टू के, सॉरी K इज रेट कांस्टेंट, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT। सबसे सिंपलेस्ट अरेनियस थ्योरी में यही बोला गया था। यानी अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, के ए अपॉन ई टू द पावर ए बाय आर टी। अब जल्दी से बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो पावर कम होगा, पावर कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितने कम, रेट कांस्टेंट उतना ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। तो जो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा घटा देगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को उतना ज्यादा बढ़ा देगा, उस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा मानी जाएगी। जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा एनहांस करेगा उस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। ज्यादा कौन एनहांस करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को? जो एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा डिप्रेस करेगा, सप्रेस करेगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा घटाएगा। ज्यादा कौन घटा रहा है? सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को किसने घटाया है? आर ने घटाया है। यानी किस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है? आर की, फॉलोड बाय क्यू, फॉलोड बाय पी। देखो ना बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर सबसे कम किस में है? आर में।
उससे थोड़ा सा ज्यादा Q में, और उससे भी ज्यादा P में। तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर हम देख रहे हैं पी क्यू से आर आ रहे हैं, तो लगातार कम होता जा रहा है। तो एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी? आर की। एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी? आर की। ये बेटा ऐसा साइन होगा। मिसप्रिंट है ऑप्शन में, सबसे ज्यादा आर कहां गया? ऑप्शन ही नहीं है, पी क्यू आर। इसको ऐसे करो, ये मिसप्रिंट है बच्चों, ऐसे करो। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी, हाँ, कैटालिटिक एफिशिएंसी की ही बात की जा रही है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा? जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को सबसे ज्यादा घटाएगा। सबसे ज्यादा कौन घटा रहा है? आर घटा रहा है, ठीक है ना। इसलिए आर की कैटालिटिक एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, बट विद द करेक्टेड साइन, ठीक है ना। साइन ऐसा रहेगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। Moving on to our next question. एम्स 2006 का क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 इक्वल्स टू 4NO2 प्लस O2 द रेट ऑफ रिएक्शन इज। अरे यार, ये तो सिंपल रेट की इक्वेशन पे क्वेश्चन बोल दिया है। इस इक्वेशन में कुछ करना ही नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज, जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म जब हम रिएक्शन की कंसंट्रेशन टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम क्या, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा पुट करते हैं, एक नेगेटिव साइन, -1/2 d N2O5 by dt इक्वल्स टू +1/4। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो लगातार बढ़ रही है, तो उसमें कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव साइन क्यों ऐड किया है? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार घटती है, तो जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन रेट पॉजिटिव वी पुट एन एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन बिफोर द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट व्हाइल एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। 1/4 DNO2 by dt is equal to 1/1 DO2 by dt. So which option is correct? पहला है 1/2 d/dt N2O5। बच्चे जब हड़बड़ी में होते हैं तो ऐसी क्वेश्चन करते हैं, और बाद में आके ऐसे क्वेश्चन को वो सही कर देंगे ऑप्शन देखते ही। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है 1/2, यहाँ पे 2 दिख गया ना, तो 1/2 d N2O5 by dt करके चले आएंगे, और बाद में बोलते हैं सॉरी सर सिली मिस्टेक्स हो गई। ये सिली मिस्टेक नहीं है, इसीलिए ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है। सेकेंड में ये तो N2O2 तो रिएक्शन का पार्ट ही नहीं है, वो तो वैसे ही छोड़ दो। 1/4 DNO2 by dt, दिस इज द राइट ऑप्शन। पहला वाला बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में there must be an extra negative sign in order to make the rate of reaction positive when expressed in terms of change in concentration of reactant. Moving on to our next question. In first order, देखो कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा सर ये तो क्वेश्चंस बड़े आसान आसान से हैं। मैंने बेटा बहुत सोच समझकर ये क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि नीट में बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो एवरेज और वी कैन से बिलो एवरेज होता है, अगर हम जेई के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो नीट में ऐसा भी नहीं है कि एकदम बेकार होता है, एकदम पुअर होता है, जो पढ़ेगा वही सॉल्व करेगा। हाँ, बट इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ठीक है। कभी रेयरली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन टास्क मिलता है, अदरवाइज नीट के क्वेश्चंस शॉर्ट एंड सिंपल होते हैं। AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B, if K is constant, if K is rate constant and initial concentration of the reactant A is 0.5 m, then half life is। अरे यार बताओ, AIPMT 2007 में पूछा है। बोल फिर से देखो, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा दिया गया है इनिशियल कंसंट्रेशन का,
तुम्हें बेटा कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम लोग तो जानते हैं ना कि टी हाफ बराबर क्या होता है, ln2/k। अब फिर से बच्चे log2/k भी करके आ सकते हैं। यहाँ पे 0.693, ये वैल्यू और क्या होती है 0.693/k। चालाक हैं वो सब, क्वेश्चन आसान दिए हैं लेकिन ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं कि तुम झटके में गलती कर सकते हो। ठीक है, कोई बच्चा नीचे वाला एक्सप्रेशन देखेगा ही नहीं, 0.693 देखते ही उसके दिमाग में ये है और इसको मार्क कर देगा, आंसर क्या हो जाएगा, गलत। कोई बच्चा ln2 है या log2 है ये देखेगा ही नहीं, नेचुरल लॉगरिथम है या log⁻10 है ये देखेगा ही नहीं और इसको मार्क कर देगा, उसका भी गलत हो जाएगा। सही किसका होगा? ऑप्शन नंबर डी, ln2/k। ln2 की वैल्यू इज 0.693 और नीचे में k है। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स 2008 का क्वेश्चन है बच्चों। जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो अभी आगे आएंगे क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चंस हैं हम लोगों के लेक्चर में। T15 नहीं, this is T50, T half. T half of a first order reaction is 10 minutes. Starting with 10 mole per liter, rate of reaction after 20 minutes is rate after 20. Oh हो, क्या बात है। T half दे रखा है 10 minutes और रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है आफ्टर 20 मिनट्स, यानी 2 टाइम्स ऑफ T हाफ। 2 टाइम्स ऑफ T हाफ में रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है? 75% कंप्लीट हो चुकी है। यानी 10 मोल पर लीटर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया था, इसका 75% कंज्यूम हो चुका है। सो कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, अगर ए को मैं रिएक्टेंट मानता हूं तो 25% ही बचा ना, 75% तो कंप्लीट हो चुका है, 25% बचा। 25% ऑफ 10 इज 2.5 मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन आ गया। तुम लोग कहोगे सर कंसंट्रेशन का यूज क्या है? क्योंकि बेटा इस बार हाफ लाइफ नहीं बताना है, इस बार अपने को रेट बताना है। एंड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R इज इक्वल टू K concentration of A to the power 1 होता है। And this concentration is concentration at time t. ओके, इसलिए हमें कंसंट्रेशन निकालनी थी आफ्टर 20 मिनट्स। ठीक है, ए तो निकाल लिया हमने। के का कोई दे रखा है क्या? अच्छा, टी हाफ दे रखा है। टी हाफ से के आ जाएगा, क्यों? क्योंकि टी हाफ क्या होता है? टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, तो के क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ। सो आर इज इक्वल टू 0.693 upon T half. T half is 10 minutes and concentration after 20 minutes is, after the reaction 75% complete is 2.5. इतना बचा हुआ है, 75% खत्म हो चुका है क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ T half बीत चुका है 20 मिनट्स। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ। 0.0693 इंटू 2.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड, 0 पर सेकेंड नहीं, पर मिनट। टाइम इज इन मिनट्स। So which option is correct? 0.693 into 2.5. Yes, best. Second option. 0.0693 into 10 to the power into 2.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। 13 क्वेश्चंस हो गए। मूविंग ऑन टू आवर 14th क्वेश्चन। कोई शायरी वायरी का तो इंतजार नहीं कर रहा? सुनाता हूं, थोड़ी देर में सुनाता हूं, थोड़ी देर में, पहले पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज 2N2O5 बराबर 4NO2 plus O2 can be written in 3 ways. Very nice question. AIPMT means 2011। ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में भी देखने को मिलते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जा सकता है, can be written in 3 different ways. The relationship between K dash and K double dash R। देखो बेटा, एक बार
K N2O5 लिखा है जब कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में बात की है, N2O5 के टर्म्स में बात की है। जब NO2 के टर्म्स में बात की तो K डैश N2O5 लिखा। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज फॉर दिस रिएक्शन -1/2 DN2O5। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं, तुम समझ रहे होगे वो कंसंट्रेशन वाला, ये वाला, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगता है ना, मैं नॉर्मल ब्रैकेट लगा दे रहा हूं टाइम बचाने के लिए। अपॉन dt इज इक्वल टू +1/4 D NO2 by dt. We used to divide the rate of appearance or rate of disappearance by their respective stoichiometric coefficient in order to write down the rate expression. Equals to 1/1 DO2 by dt. ठीक है, चलो बच्चों। अच्छा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है एज पर रेट लॉ इट कैन बी रिटन एज K कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ये दो डिफरेंट वेज हैं रेट को एक्सप्रेस करने के, ये कंसंट्रेशन में चेंज के टर्म्स में और ये रेट लॉ के हिसाब से टू द पावर x। देखो इस हिसाब से देखो, ये वैल्यू तुमको दे रखी है कितनी, हमारा आंसर यहां पे फर्स्ट वाले से आएगा। कैसे आएगा? R बराबर, अब बोलो, इस पूरे माइनस DN2O5 अपॉन dt की वैल्यू क्या दे रखी? KN2O5। इसको मैं लिख सकता हूं KN2O5 इक्वल्स टू 1/4 DNO2 by dt की वैल्यू क्या दे रखी है? K डैश N2O5। सो इट इज K डैश N2O5 बराबर DO2 by dt की वैल्यू क्या दे रखी है? K डबल डैश N2O5। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ DO2 by dt K डबल डैश N2O5, K डबल डैश N2O5। अब N2O5 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 तो कट गए, बचा क्या? K बराबर K डैश बाई 4। अच्छा, यहां पर 1/2 भी है ना, 1/2 है, हम लोगों से देखो मिस हो रहा था, यही होती है सिली मिस्टेक्स। K/2 इज इक्वल टू K डैश बाई 4 इज इक्वल टू K/1, सॉरी K डबल डैश बाई 1। सो विच रिलेशन इज करेक्ट? यहां से K डैश कितना आ रहा है बेटा? इस 4 को इधर ले आओ, 2 टाइम्स ऑफ K आ जा रहा है, तो K डैश इज 2 टाइम्स ऑफ K, ये तो दिखा। और K डबल डैश इज K/2 नहीं। सो K डैश और कौन सा ऑप्शन देखे? K डैश इज 2 टाइम्स ऑफ K, ठीक है बिल्कुल सही, एंड K डबल डैश इज K/2, बिल्कुल सही। विच ऑप्शन इज करेक्ट? K डबल डैश is equal to K/2. So our second option is correct, option number B. Moving on to next question, नए सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 नीट 2017 का क्वेश्चन है। नीट 2017, नीट 2017। बहुत प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। ऐसा सवाल जेई में भी आ सकता है, तो जो जेई के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, तो भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है, मैकेनिज्म बेस्ड। देखो हम सभी लोग जानते हैं कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं, यूजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब हमें अलग अलग रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में उनके पार्शियल ऑर्डर्स पता होते हैं, तब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं इजीली। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है, तो क्या बोलोगे कि चलो सर मेरे सामने सारे केमिकल्स ले आओ, पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ फिर आपको लिख के देता हूँ। ऐसा नहीं होता बेटा, हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, बट वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्यों? मैकेनिज्म लिखा बाद में गया, बट ऑर्डर के हिसाब से ही मैकेनिज्म लिखा गया, तो हम लोग उल्टा चलेंगे, मैकेनिज्म को यूज करके ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। ऑर्डर से मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली पहले ऑर्डर डिटरमाइन किया जाता है, उसके बाद रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं।
और अगर हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले से पता है तो हम वापस चल के ऑर्डर तक आ सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है ना। जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग रेट्रोसिंथेसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं ना, एल्डोल कंडेंसेशन के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा जब, तो उसमें रेट्रोसिंथेसिस वाले बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जेई में तो खासकर से रेट्रोसिंथेसिस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। चलो, नीट 2017 का क्वेश्चन है, जरा अच्छे से करते हैं इसको। भाई, इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, दिस इज स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। इन केस ऑफ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, या ऐसी रिएक्शन को जिस रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इन केस ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां पे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है भाई, सेकेंड वाला। चलो, तो हम लोग जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X टू द पावर 1। अब तुम कहोगे सर ऑर्डर कैसे पता चला एक्स के रिस्पेक्ट में, बेटा ये अपने आप में तो एक सिंगल स्टेप है ना, तो एलिमेंट्री हो गया, जो मॉलिक्यूलरिटी वही ऑर्डर, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Y2। तुम कहोगे सर ये तो बड़ा ही सिंपल था कि बस स्लोएस्ट स्टेप देखना था, बाकी दोनों फास्ट थे, ये स्लो था, तो मैंने लिख दिया सीधे, ऑर्डर मुझे मिल गया 1 + 1 2। नहीं बेटा, इतना भी आसान नहीं है। यहां पे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने वाली है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स आने चाहिए। In some cases, product may also appear in the rate law expression, but generally reactant आने चाहिए। Reaction intermediates never appear in final rate law equation, ये बात ध्यान रखो। Reactant आ सकता है, product आ सकता है, but reaction intermediate never appears in the final rate law expression। यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले X2 टूट के X में कन्वर्ट हो रहा है, फिर X Y2 के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके XY बना रहा है, और X और Y मिलके XY बना रहे हैं, और रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। मतलब XY दो जगह से बन रहा है, एक फास्ट तरीके से, एक स्लो तरीके से, बट स्लो स्टेप पे ही रेट डिपेंड करता है, वही RDS होता है। दिक्कत क्या है कि X रिएक्शन में बन भी रहा है इस रूट से, फर्स्ट वाले रूट से, थर्ड वाले रूट से भी कंज्यूम हो जा रहा है, सेकंड वाले रूट से भी कंज्यूम हो जा रहा है, फाइनली प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में कहीं X है ही नहीं, X अपीयर हो ही नहीं रहा है, मींस X इज व्हाट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऐसी केमिकल स्पीशीज जो रिएक्शन में प्रोड्यूस भी होती है और वापस कंज्यूम हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, कि रिएक्शन के बीच में अपीयर हुई थी। तो X तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, सो X मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अपने आप में फर्स्ट स्टेप जो है वो एक फास्ट रिवर्सिबल स्टेप है। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लेता हूं K डैश फर्स्ट स्टेप का, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, x का पावर 1 इंटू x का पावर 1, दैट इज x का पावर 2 अपॉन x2 का पावर 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखने सभी को आती है, सो x स्क्वायर कैन बी written as K dash concentration of X2। यहां से X कैन बी रिटन एज, ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ K डैश मान लिया K डबल डैश, और अंडर रूट ऑफ X2 बच जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ X इन आवर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, व्हाट डू वी गेट, R बराबर रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर K into some another rate constant into some another constant K double dash, X की जगह पे K double dash X2 का पावर 1/2, अंडर रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Y2 का पावर 1। अब ध्यान से देखो, फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, X2 और Y2 दो टर्म्स आ रहे हैं, ये मिलके एक कोई नया कांस्टेंट बना लेंगे, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट K ट्रिपल डैश। X2 और Y2 ही अपीयर हो रहे हैं, बिल्कुल। Now order of reaction is what? Order of reaction can be simply written as half
plus 1, that is 1.5. Which option is correct? Option number C, नीट 2017 का क्वेश्चन है। जेई और नीट दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जेई का कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो वो भी इस बात को ध्यान रखें। Now moving on to next question. A first order reaction has a specific reaction rate. बेटा specific reaction rate means rate constant की बात की जा रही है। First order reaction has a specific reaction rate of 10 to the power minus 2 second inverse. How much time will it take for 20 grams of the reactant to reduce to 5 gram? बेटा how much reaction is completed? 25% बचा है। 25% बचा है means the 75%। अरे भाई 20 grams था और 5 ग्राम बचा है, तो कितना बचा है? 25% बचा है, मींस कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? 75%। 75% कंप्लीट हो चुकी है, तो T 75% is 2 times of T half, and T half we know that T half is 0.693 upon K. K कितना दे रखा है बच्चों? 10 to the power minus 2 second inverse। तो टाइम कितना आ गया? 69.3 into 2, that is 138.6 seconds। ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल था। नीट 2017 देख रहे हो केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज। जब अपने कोविड से पहले चैप्टर्स एलिमिनेट नहीं हुए थे, रिमूव नहीं हुए थे, उस समय भी केमिकल काइनेटिक्स से 2 सवाल पूछ लिए। अब तो 7-8 चैप्टर हट गए हैं, तो जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है ना? तो अब तो केमिकल काइनेटिक्स से हम मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई 2 सवाल अपने को देखने को मिलेंगे नीट 2025 में। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, नीट 2017 का आया हुआ सवाल था। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2018 का, रिसेंटली आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखते हैं। When initial concentration of a reactant is doubled, the half-life period of a zero-order reaction. ओहो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, 2018 में पूछा है। T half of first order of zero order reaction, फॉर्मूला याद है क्या? A naught by 2K। कितना आ जाएगा बच्चों? अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो हाफ लाइफ A नॉट की जगह अगर मैं 2A नॉट ले लूंगा तो T हाफ की जगह 2 टाइम्स ऑफ T हाफ हो जाएगा। बिल्कुल। सो T हाफ इज आल्सो डबल। देखो 2018 ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोनस मार्क्स बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं तो दे आर लाइक बोनस मार्क्स फॉर अस। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, या छोड़ने की सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है? नीट 2020 का है, देखते हैं भाई 2020 में क्या आया था। The rate constant for a first order reaction is 4.6 into 10 to the power minus 3 second inverse. The time required to reduce 2 gram of the reactant to 0.2 gram is कठिन तो नहीं है यार, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 90% दिया है एक्चुअली, अगर 75% दिया होता तो सीधे 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ कर देते। 87.5% दिया होता तो 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ कर देते, या 99.9% दिया होता तो 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ कर देते। इस पर 90% दिया, चल थोड़ा सा कभी कभी कैलकुलेशन भी आ जाती है, कर लेते हैं। सो टाइम टी इज बेसिकली 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ C नॉट बाई सी टी और A नॉट बाई ए टी, ठीक है? टाइम देखते हैं कितना लग रहा है, 2.303 अपॉन के दे रखा है 4.606 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। तो टाइम जो आएगा वो किस में आएगा? सेकेंड में आएगा। लॉग ऑफ A नॉट बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन वाज गिवन टू अस एज 2 grams and final amount was 0.2. So 2 by 0.2 10, log 10 की वैल्यू तो रेडीमेड हो गए भाई, कितना? 1। अच्छा ये 2 टाइम्स हो गया क्या? कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं दे रखी है, ऊपर गया 1000, नीचे आया 2, which makes it 500 seconds. As simple as that. Which option? Second option, नीट 2020 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी,
बट ऐसी कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं है, हल्की सी। मूविंग अहेड, it's the second last question of our of today's lecture and it's again based on graph. क्या बात है, किस्मत अच्छी है। For a reaction A to B, enthalpy of reaction is minus 4.2 किलोजूल पर मोल। ओहो, डेल्टा एच दे दिया है, डेल्टा एच अपने को क्या दिया है, माइनस में 4.2। If delta H is negative, means the reaction is certainly exothermic. The reaction is certainly exothermic. And enthalpy of activation is 9.6 kilojoule. Activation energy भी दे दिया है, how much? 9.6 kilojoule per mole. The correct energy profile diagram for the reaction is, सबसे पहले देखते हैं डेल्टा एच नेगेटिव किसका किसका है। डेल्टा एच नेगेटिव के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने ग्राफिकल क्वेश्चन में देखा था, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में, कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी लोअर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी किसमें कम है, पहले में कम नहीं है, तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरे में कम है, हो सकता है, तीसरे में बराबर है, ये भी नहीं हो सकता, नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। इस वाले में ज्यादा है प्रोडक्ट की तो एंडोथर्मिक, इस वाले में अच्छा ये भी नहीं हो सकता, या दिस इज अच्छा सर, हाँ ये भी एंडोथर्मिक है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ भी प्रोडक्ट की ज्यादा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पॉजिटिव। एक ही केस है जहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, तो यहाँ पे डेल्टा एच देखो, ये बेटा रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये है माइनस 4.2, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आप करोगे कम माइनस, ज्यादा लेवल पे जाओगे तो नेगेटिव में आएगा। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या होता है, ये होता है दिस हायर एनर्जी माइनस दिस, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये तो पॉजिटिव आएगा 9.6। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। कब का सवाल है, नीट 2021, बहुत सिंपल। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। अरे वाह, इसी की कमी थी, नीट 2021 अगेन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। द स्लोप ऑफ Arrhenius plot of log ln k versus 1 by t of first order reaction is numerically -5 into 10 to the power 3 Kelvin. The reaction is, choose the correct option for your answer. The activation energy of the reaction, क्योंकि ये मिसिंग है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, एक्टिवेशन एनर्जी पूछना चाह रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि K इज इक्वल टू क्या होता है, A e to the power minus EA by RT, taking log on both sides, what do we get, ln K is equal to ln A minus EA upon RT, ये तो पता है ना, ln A प्लस ln e टू द पावर माइनस EA बाई RT आएगा, माइनस EA बाई RT बाहर आ जाएगा, ln E की वैल्यू 1। अब एक बार ln K2 पे लगा दो यही, अच्छा तुमसे तो सीधे यही दे दिया है, अगर मुझे, इफ आई वांट टू ड्रॉ द प्लॉट बिटवीन ln K and 1 by T, then tell me what is the slope of reaction, what is the slope of this equation, minus EA by R, and activation energy is mostly positive, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, दिस इज इंटरसेप्ट, जब 1 by T की वैल्यू 0 है, when 1 by T is 0, यहाँ ओरिजिन पे 0 होगा ना, 1 by T की वैल्यू 0, T नहीं 1 by T की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म 0, ln K is equal to ln A, ये वैल्यू कितनी हो गई, ln A हो जाएगी ये वैल्यू, दिस इंटरसेप्ट, और उसके बाद स्लोप ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, स्लोप ऑफ द इक्वेशन इज माइनस EA by R।
अच्छा, आंसर किलो जूल पर मोल में है। आर की 3 वैल्यूज हम लोग जानते हैं बेटा। पहली वैल्यू आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, वो वैल्यू यहाँ नहीं यूज करनी है। दूसरी वैल्यू 1.987 कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल पर किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। कैलोरी में भी आंसर नहीं है। तीसरी वैल्यू आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो कौन सी वाली वैल्यू सही है? ये वाली वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन में तुम्हें दे भी दिया क्योंकि जूल वाली ही वैल्यू यूज करनी है। सो माइनस EA बाई आर इज गिवन टू अस। स्लोप कितना? -5 इंटू 10⁻3। माइनस माइनस कैंसिल। EA इज इक्वल टू 5 इंटू 8.314 इंटू 10⁻3 जूल पर मोल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी है। कितना आ जाएगा बेटा? अप्रोक्सीमेटली 41.5 इंटू 1000 जूल पर मोल। अब आंसर अपने को किलो जूल पर मोल में दे रखा है क्या? बिल्कुल। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 41.5 किलो जूल पर मोल। 41.5 किलो जूल पर मोल। तो बेटा ये थे 20 क्वेश्चंस जिनसे हमने पूरे चैप्टर की एक कवरेज की, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनका तो ठीक है। जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से टेंस्ड रह रहे होंगे आजकल, क्योंकि इस बार उन लोगों ने पेपर दिया। पेपर में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जैसा कि हम लोग पहले भी सभी लोग जान रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, दूसरे को देखना नहीं है, हमें खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे मेहनत करनी है। सफलता जरूर हमें मिलेगी। एक साल हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है। 10 महीने का टाइम बचा हुआ है। 10 महीने बहुत ज्यादा भी नहीं होता है। जैसे पिछले 10 महीने बीत गए वैसे ही ये भी 10 महीने बीत जाएंगे। अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा। बस क्या करो? अपने मेहनत पर भरोसा रखो, एक सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव मेंटल थॉट के साथ, फुल एंथुजियाज्म के साथ पढ़ते रहो। ठीक है ना? कभी भी डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में आओगे अपना ही टाइम बेटा वेस्ट करोगे। तो जो भी रिपीटर्स हैं उनको मैं यही कहूंगा कि अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारे पास अभी मौका है। नीट 2025 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बस एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहो बेटा। अपने जो सिलेबस को पढ़ चुके हो, जिन चैप्टर्स पे तुम्हारा कमांड अच्छा है, उनके PYQs को सॉल्व करो, उनके सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जिन चैप्टर्स में तुम्हें लगता है कि अभी तुम वीक हो, उन चैप्टर्स को थोड़ा सा मेहनत से पढ़ो। अच्छा, जो पुराने बच्चे हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं, उनको थोड़ा लग रहा होगा सर ने अभी तक शायरी नहीं सुनाई, शायरी बोल बोल के 20 क्वेश्चन की पूरा लेक्चर करवा दिया और शायरी तो सुनाई नहीं। चलो सोचता हूँ तुम लोगों के लिए कोई शायरी। कौन सी शायरी सुनाऊं? हम्म हाँ, चलो एक ऐसी शायरी सुनाता हूँ जो तुम्हारी इस सिचुएशन पे सूट करेगी। किसी शायर ने कहा था कि हवाओं के सहारे मत उड़, हवाओं के सहारे मत उड़, चट्टाने तो तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के सहारे मत उड़, चट्टाने तो तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के सहारे तो पतंगे भी उड़ा करती हैं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाय बाय।